नमस्कार। आज हम वेव्स यानी तरंगों की दुनिया में एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। पानी की सतह पर लहरें हों या हमारी आवाज या फिर रोशनी, ये वेव्स तो हर जगह हैं, पर ये है क्या चीज असल में? बिल्कुल। देखिए, अक्सर ये सोचा जाता है कि वेव के साथ पदार्थ मतलब मैटर खुद आगे बढ़ता है, जैसे समंदर की लहर पानी को किनारे तक लाती है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। वेव असल में एक डिस्टर्बेंस है, एक विक्षोभ। ये किसी मीडियम, जिसे हम मीडियम कहते हैं, उससे गुजरता है। और ये डिस्टर्बेंस करता क्या है? ये एनर्जी यानी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अच्छा। माध्यम के कण, वो पार्टिकल, खुद आगे नहीं बढ़ते, वो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते हैं। अच्छा, जैसे वो तालाब वाला उदाहरण है ना, पत्थर फेंको तो लहरें तो किनारे तक जाती हैं, पर पानी का कोई पत्ता या कुछ वहीं ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल सही। तो ये एनर्जी ट्रांसफर का मैकेनिज्म है, मैटर ट्रांसफर का नहीं। चलिए, तो आज इसी डिस्टर्बेंस और एनर्जी ट्रांसफर के पीछे का विज्ञान समझते हैं। कुछ जरूरी अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी भी साथ में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले, ये वेव्स कितने तरह की होती हैं? मैंने सुना है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। हाँ, मोटे तौर पर ये दो मुख्य प्रकार हैं। मैकेनिकल वेव्स, इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती ही है। जैसे हवा, पानी, कोई रस्सी, कुछ भी। हमारी आवाज यानी साउंड वेव्स या पानी की लहरें, वाटर वेव्स, ये सब मैकेनिकल हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ है नॉन मैकेनिकल वेव्स। इनको माध्यम की कोई जरूरत नहीं, ये वैक्यूम में, मतलब जहां कुछ भी नहीं है, खाली जगह में, वहां भी चल सकती हैं। जैसे कि प्रकाश, लाइट। हाँ, बिल्कुल। लाइट वेव्स, जो कि असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक हिस्सा है। और एक तीसरा प्रकार भी है, मैटर वेव्स, पर वो क्वांटम फिजिक्स का विषय है। अच्छा। और एक और तरह का क्लासिफिकेशन सुना है मैंने, कणों के कंपन के आधार पर, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, सही कहा आपने। ये वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि माध्यम के कण वेव के चलने की दिशा, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, के मुकाबले कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स में कण जो है वो प्रोपगेशन की दिशा के परपेंडिकुलर यानी लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत मतलब ऊपर नीचे या अगल बगल। हाँ, बिल्कुल। जैसे रस्सी को एक सिरा पकड़कर हिलाएं तो लहर आगे बढ़ेगी, पर रस्सी का हर हिस्सा ऊपर नीचे हिलेगा। ये ट्रांसवर्स है। प्रकाश तरंगे भी ट्रांसवर्स होती हैं। समझ गया। और लॉन्जिट्यूडिनल? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कण प्रोपगेशन की दिशा के पैरेलल, मतलब समानांतर, आगे पीछे कंपन करते हैं। आगे पीछे? हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। हवा में आवाज ऐसे ही चलती है। हवा के कण एक दूसरे को धक्का देते हैं, आगे पीछे होते हैं, जिससे कंप्रेशंस बनते हैं, जहां कण पास पास आ जाते हैं, और रेयरफैक्शंस, जहां वो दूर दूर हो जाते हैं। अच्छा, ये कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प। अब किसी वेव को समझने के लिए कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है ना? जैसे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत जरूरी टर्म्स हैं किसी भी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले एम्पलीट्यूड। ये बताता है कि माध्यम का कण अपनी सामान्य, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ज्यादा विस्थापित होता है। मतलब लहर कितनी ऊंची या नीची है ये? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये वेव की एनर्जी से जुड़ा होता है। ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब ज्यादा एनर्जी। तो तेज आवाज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा? बिल्कुल। फिर है वेवलेंथ, लैम्डा। ये वेव के एक पूरे साइकिल की लंबाई है। एक साइकिल मतलब? जैसे दो लगातार क्रेस्ट्स, मतलब ऊपरी शिखर, या दो लगातार ट्रॉफ्स यानी निचले गर्त के बीच की दूरी। ये दिखाता है कि स्पेस में वेव का पैटर्न कितनी दूरी पर खुद को दोहराता है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी? म्यू, न्यू या एफ? फ्रीक्वेंसी बताती है कि एक सेकंड में कितने वेव साइकिल्स किसी एक बिंदु से गुजरते हैं। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, Hz। यही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आवाज की पिच कितनी ऊंची या नीची है, या प्रकाश का रंग क्या है। अच्छा। एक और टर्म है पीरियड, T, जो एक साइकिल पूरा होने में लगने वाला समय है। ये फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, T = 1/ν। और फिर वेव नंबर भी होता है, जो 2πL के बराबर है। ये सब मिलकर वेव की इक्वेशन बनाते हैं, जैसे y of xt = a sin kx ω t + phi,
जो किसी भी समय t और स्थान x पर डिस्प्लेसमेंट बताता है। इसमें ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू और फाई इनिशियल फेज है। काफी सारी टर्म्स हैं। अच्छा, और ये वेव चलती किस रफ्तार से है? इसकी स्पीड किन बातों पर निर्भर करती है? वेव स्पीड v हमेशा माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। सोर्स पर नहीं, माध्यम पर। मतलब जैसे एक रस्सी पर वेव की स्पीड इस पर निर्भर करेगी कि रस्सी में तनाव टेंशन T कितना है और वो कितनी भारी है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी म्यू क्या है। फॉर्मूला है v √T म्यू। अच्छा, ज्यादा टेंशन तो तेज स्पीड। हाँ, और ज्यादा भारी रस्सी तो धीमी स्पीड। इसी तरह ध्वनि की गति स्पीड ऑफ साउंड माध्यम के बल्क मॉड्यूलस b, मतलब वो कितना स्टिफ है, दबने का कितना विरोध करता है, और उसके घनत्व डेंसिटी रो पर निर्भर करती है। v √B रो। तो स्टील में आवाज हवा से तेज चलती है क्योंकि वो ज्यादा स्टिफ है? बिल्कुल, हालांकि वो ज्यादा डेंस भी है, पर स्टिफनेस का प्रभाव ज्यादा होता है। गैसों के लिए इसमें लप्लास करेक्शन भी आता है, तो v √Γ p रो हो जाता है। अब क्या होता है जब दो वेव्स एक ही जगह एक ही समय पर पहुंच जाएं, मिल जाएं? तब एक बहुत फंडामेंटल सिद्धांत काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन? हाँ, इसका मतलब है कि उस बिंदु पर जो कुल विस्थापन होगा वो दोनों वेव्स के अलग अलग विस्थापनों का सीधा सीधा बीजगणितीय योग, मतलब एल्जेब्रिक सम होगा। इसी से इंटरफेरेंस की घटना होती है। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण? हाँ, अगर दोनों वेव्स एक दूसरे के असर को बढ़ाती हैं, जैसे क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले, तो एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रक से मिले, तो वो एक दूसरे के असर को कम या खत्म कर देते हैं। एम्पलीट्यूड घट जाता है या शून्य भी हो सकता है। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये तो पानी की लहरों में साफ दिखता है। कहीं लहरें एकदम ऊंची हो जाती हैं, कहीं पानी लगभग शांत। बिल्कुल वही चीज है। और जब वेव किसी सतह से टकराकर लौटती है, हाँ, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन में एक खास बात ध्यान देने वाली है, फेस चेंज की। अगर वेव किसी रिजिड बाउंड्री से टकराती है, जैसे कोई दीवार हो, तो वो पलटकर वापस आती है। मतलब उसमें पाई रेडियन या 180 डिग्री का फेस चेंज आ जाता है। पलट जाती है, मतलब क्रेस्ट बनकर गई तो ट्रॉफ बनकर लौटेगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर वो किसी ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, जैसे रस्सी का खुला सिरा हो, तो वो बिना पलटे ही वापस आती है, कोई फेस चेंज नहीं होता। अच्छा, ये फेस चेंज वाला पॉइंट जरूरी है। और ये स्टैंडिंग वेव्स, इनका नाम बड़ा अजीब है, स्टेशनरी वेव्स। ये चलती क्यों नहीं दिखती? हाँ, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स तब बनती हैं जब दो बिल्कुल एक जैसी वेव्स, मतलब सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, विपरीत दिशाओं में चलते हुए मिलती हैं और सुपरपोज करती हैं। अच्छा, ये भी सुपरपोजिशन का ही नतीजा है? हाँ, लेकिन इसमें नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। वेव अपनी जगह पर ही कंपन करती हुई दिखती है, आगे बढ़ती हुई नहीं। इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं हिलते, एकदम शांत रहते हैं। उन्हें नोड्स कहते हैं। नोड्स, शून्य विस्थापन। सही। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां कंपन सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से होता है। उन्हें एंटी नोड्स कहते हैं। नोड्स और एंटी नोड्स? हाँ, और ये स्टैंडिंग वेव्स सिर्फ कुछ खास फ्रीक्वेंसीज पर ही बनती हैं, जिन्हें नॉर्मल मोड्स या हार्मोनिक्स कहते हैं। गिटार या सितार के तार पर जो अलग अलग सुर निकलते हैं, वो इन्हीं स्टैंडिंग वेव्स और हार्मोनिक्स की वजह से है। इनकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, y of xt is equal to 2a sin kx cos omega t। देखिए, इसमें स्पेस वाला पार्ट sin kx और टाइम वाला पार्ट cos omega t अलग अलग है। समझ गया, ये जगह पर ही ऑसिलेट करती हैं। अब एक आखिरी चीज, बीट्स। कभी कभी दो आवाजें एक साथ सुनने पर आवाज में एक उतार चढ़ाव सा महसूस होता है, वो क्या है? हाँ, बीट्स तब सुनाई देती है जब दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग एक जैसी हो पर पूरी तरह से एक जैसी ना हो, मतलब थोड़ी सी अलग हो, जैसे न्यू 1 और न्यू 2, वो एक साथ मिलती हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग होनी चाहिए। हाँ, तब हमें आवाज की इंटेंसिटी, मतलब लाउडनेस में एक रेगुलर उतार चढ़ाव सुनाई देता है। आवाज तेज धीमी होती महसूस होती है।
इस उतार चढ़ाव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वो उन दोनों ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज के अंतर के बराबर होती है। मतलब V बीट इज इक्वल टू V1 माइनस V2। वाह। संगीतकार इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए। जब दो सुरों के बीच बीट सुनाई देना बंद हो जाए, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी एकदम मिल गई है, सुर मिल गया है। कमाल है। तो वेव्स सिर्फ पानी की सतह की हलचल या रस्सी का कंपन भर नहीं है, ये तो एनर्जी ट्रांसफर का, हमारी आवाज का, रोशनी का, कम्युनिकेशन का, यहां तक कि संगीत का भी आधार है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, सुपरपोजिशन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर हमारी दुनिया को कितना कुछ मायने देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वेव्स का अध्ययन फिजिक्स की बहुत सी ब्रांचेस के लिए फंडामेंटल है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जरूर। हमने बात की स्टैंडिंग वेव्स की, जिनमें नोड्स होते हैं जहां कण बिल्कुल नहीं हिलते, और एंटी नोड्स होते हैं जहां वो सबसे ज्यादा हिलते हैं। तो क्या ऊर्जा उन नोड्स को पार करके दूसरी तरफ जा पाती है, या वो वहीं नोड्स और एंटी नोड्स के बीच फंसी रहती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प चर्चा के लिए। शुक्रिया।